हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर लास्ट क्लास तक बात की थी अबाउट पैकिंग। हम लोग सीखा था कि कैसे हम 3 डायमेंशन के अंदर हेक्सागोनल लेयर्स और स्क्वायर लेयर्स को यूज करके अलग अलग टाइप ऑफ पैकिंग जनरेट करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें याद होगी कि हमने लास्ट क्लास रिवाइज भी किया था। फिर भी एक बार छोटा सा रिव्यू और लेते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। देखो हमने 2 तरह की पैकिंग सीखी थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम लोग ने सीखा था कि अगर हम स्क्वायर लेयर्स को यूज करके 3D में अगर ए टाइप पैटर्न अरेंज करें तो बताओ कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? वेरी गुड, सिंपल क्यूबिक, है ना। और अगर हम यहाँ पर ए बी टाइप अरेंजमेंट करें तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होती है? BCC। ये कौन सी लेयर्स को यूज करके है? स्क्वायर लेयर्स को यूज करके। वहीं अगर हम हेक्सागोनल लेयर्स को यूज करके ए बी टाइप पैकिंग अरेंज करें तो उससे हमारा कौन सा यूनिट सेल बनता है? HCP। और अगर हम ABC टाइप अरेंजमेंट शो करें तो हमारे पास कौन सा बनता है? FCC, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? CCP। फर्दर हमने लास्ट क्लास HCP यूनिट सेल को एनालाइज भी किया था। हमने देखा था कि HCP यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू कितनी आती है? 6, जबकि FCC के लिए कितनी आती है? 4। HCP CCP दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12, और पैकिंग फ्रैक्शन भी कितना होता है? 74% होता है। ठीक है, चलो आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे अबाउट, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको FCC में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन भी बताऊंगा। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, दैट इज लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, एनालाइज तो हम किसी भी स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए FCC स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन। तो बहुत ध्यान से देखें, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। एक क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? पहले एक क्यूब बनाना पड़ेगा। तो आओ क्यूब बनाते हैं। तो थोड़ा ठीक से नहीं बना, चलो फिर हम अपना वो पुराना स्टाइल वाला ही क्यूब बनाते हैं। थोड़ा विजुलाइज करना, थोड़ा 3D में आपको इसको देखना पड़ेगा। ठीक, अज्यूमिंग ये क्यूब है, बेसिकली एक क्यूबॉइड बन चुका है। तो अज्यूमिंग कि ये क्यूब है, या चलो इसको पूरा क्यूब ही बना लेते हैं हम लोग। चलो अब तो ये क्यूब है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम एक FCC स्ट्रक्चर की बात करें तो FCC स्ट्रक्चर में क्या होता है? कॉर्नर पर आपके एटम्स होते हैं और हर फेस के सेंटर पर भी एटम्स होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों कॉर्नर, इन दोनों फेस सेंटर एटम्स को बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इनको मैच करूं तो ध्यान देना, आप इन तीनों को मैच कर लो, इन तीनों के सेंटर्स को मिला लो, तो देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा। और इन सबके सेंटर्स को अगर आप इस वाले एटम से कनेक्ट करो तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है? एक टेट्राहेड्रन बन रहा है ना। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन रही है कि 3 एटम्स तो हैं बेस पर और 4th एटम है ऊपर, जिनको आप कनेक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? एक टेट्राहेड्रन बनेगा। तो उसको ये घुमा के रख दो। तो इस टेट्राहेड्रन का जो एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ दिस टेट्राहेड्रन, वो आपको किसको डिनोट कर रहा होगा? एक टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर को। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये कॉर्नर के एटम्स और 2 फेस सेंटर के एटम्स को अगर आप मैच करो तो इन सबको मैच करने से एक टेट्राहेड्रन बन रहा है, जिसका सेंटर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। यहाँ भी मैंने बना दिया है, एक्चुअली इसका सेंटर क्या लाई कर रहा होगा? यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर आओ, ये एटम, इस फेस के सेंटर का एटम और इस फेस के सेंटर का एटम। देखो यहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी। तो ये 3 एटम तो मिलकर क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रन का बेस बनाएंगे। जब आप इनको कनेक्ट करोगे इस एटम से
तो देखो यहाँ कहीं पर क्या होगा, इस टेट्राहेड्रन का सेंटर बनेगा। अगर मैं इस वाले एटम और इस कॉर्नर वाले एटम के लाने, दो अपोजिट कॉर्नर के एटम्स को मिलाऊं, तो देखो मेरे पास एक बॉडी डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी डायगोनल बनेगा। तो इस बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर होगी और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप लोकेशन को देखो भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है? जब तीन एटम्स के बीच की जगह को एक फोर्थ एटम ऑक्यूपाई करा। तो देखो यही हो रहा है, इन तीन एटम जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, इनके बीच की जगह में ये फोर्थ एटम आ रहा है, तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। तो अगर आप एफसीसी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन देखो तो देयर विल बी टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एट ईच बॉडी डायगोनल। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि एक एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हर बॉडी डायगोनल पे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है? 2 होती है। अब बताओ एक क्यूब के अंदर नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे? तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं ना। एक ये होगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, दूसरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तीसरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और चौथा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का। तो इस तरह से टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स आपके पास होते हैं क्यूब के अंदर। अब बताओ अगर एक बॉडी डायगोनल पर 2 वॉइड्स हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी स्ट्रक्चर कितना होगा? 4 × 2 दैट इज 8। तो बात नंबर 1, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। बात नंबर 2, एक एफसीसी में टोटल 4 बॉडी डायगोनल है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आएगा? 4 × 2 8 आएगा। आपको याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर एक पैकिंग में n एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर होता है 2n। तो अगर हम एफसीसी की बात करें तो देखो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? 8। देखो 8 आ रही टेट्राहेड्रल वॉइड्स, समझ में आ गया? तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है इसकी इस कॉर्नर से डिस्टेंस भी आपको ध्यान रखनी है। ये जो डिस्टेंस होती है, अब आप देखो पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a/4 होता है। तो अगर मैं इसको बॉडी डायगोनल कह दूं पूरे को, दिस इज योर बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है, ठीक? तो बताओ बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a होती है। ये आपके क्यूब का सेंटर होगा, दिस इज सेंटर ऑफ क्यूब। तो सेंटर ऑफ क्यूब से इस मिड पॉइंट पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, इस मिड पॉइंट पर 2। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये है। तो अगर आप कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस की बात करो तो वो √3a/4 होगी। कितनी होगी? √3a/4। तो चाहे आप सेंटर से बात कर लो, सेंटर से भी √3a/4 होगा, या कॉर्नर से बात करो, तो डिस्टेंस जरूर ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल वॉइड की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होती है? √3a/4 होती है। आप चाहो तो मैं इसको भी लिख भी देता हूं यहां पर कि डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम आइदर सेंटर और कॉर्नर ऑफ क्यूब कितनी होती है? √3a/4। दैट इज बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है उसका 1/4 डिस्टेंस पर क्या होता है? आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो पहली चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर होती है? हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, टोटल नंबर 8 होता है। और ये डिस्टेंस जरूर याद रखें, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पर आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। क्लियर? बनाओ, फिर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। फिर देखो टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो यहां पर भी आपको थोड़ा विजुअलाइज करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखें। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनेगी? जब आपके पास, देखो ऑक्टाहेड्रन बना लो एक, तो एक ऑक्टाहेड्रन बनाने के लिए आपको ऐसे एटम्स चाहिए होंगे 1 2 3 4।
ये चारों एटम तो मिलकर क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेन बनाएंगे, लाइक दिस। एक एटम होगा ऊपर और एक एटम होगा नीचे, तो अगर आप इन सबको मैच करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रन बनेगा, ठीक। तो देखो आपको ऑक्टेट बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 2 3 4 और 5 6, तरह 6 एटम्स चाहिए। मतलब आप थोड़ा इसको 3D में बनाने की कोशिश करो, अगर कुछ अरेंजमेंट ऐसा बनेगा, देखना। इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम, ये एक एटम और ये एक एटम। तो आप जब इनके कॉर्नर्स को सबको मैच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑक्टाहेड्रन मिलेगा ना। तो आपको टोटल क्या चाहिए, देखो 6 एटम्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्टाहेड्रन बनाने के लिए। तो आओ एक क्यूब के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर से हमें एक क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना अरेंजमेंट हो गया। अब आप देखो, ये आपको एक क्यूब मान लेते हैं वापस से, ऑल्दो ये क्यूब नहीं है, वापस क्यूबॉइड ही बनता है मेरे साथ। तो मेरी दुविधा को समझें और मेरी भावनाओं को समझें आप। तो देखो एफसीसी में क्या होगा, हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट है। तो ये अपना एक यूनिट सेल हुआ, ठीक है। अब इसके पड़ोस वाला यूनिट सेल बनाओ यहीं पर, तो देखो ये होगा। इस पड़ोस वाले यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक एटम होगा। ऐसे ही इसके ऊपर वाला यूनिट सेल बनाओ, देखो इस यूनिट सेल ऊपर वाले यूनिट सेल के फेस सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। तो आप ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को मिलाओ, तो अगर आप यहाँ पर सेंटर्स मैच करोगे, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो देखो स्क्वायर प्लेन बन गया। दिखाई दे रहा है। इन सबको अगर आप मिला दो तो मिलाने से आपको एक ऑक्टाहेड्रन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इस ऑक्टाहेड्रन का सेंटर इस एज के सेंटर पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? एज के सेंटर पर। और जहां इसका सेंटर लाई करेगा वही आपकी कौन सी वॉइड होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। बोलो दिखाई दे रही है? तो इस तरह से एक क्यूब के हर एज पर क्या प्रेजेंट होगी? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ वॉइड्स। तो सबसे पहले तो हमें वॉइड्स कहां पर दिख रही हैं? एजेस के ऊपर। देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट। वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट at each edge, sorry, at the center of each edge, at the center of each edge। ठीक है? तो देखो यहां से हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताओ, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। एज के सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4, क्योंकि एक एज को 4 क्यूब्स कवर करते हैं। इनटू बताओ कितने एजेस होंगे टोटल आपके पास? 12। तो 3 आ गई आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये तो सिर्फ कौन से वॉइड्स आई हैं? जो एजेस के ऊपर प्रेजेंट है। एजेस के अलावा वॉइड्स एक और जगह प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? उसके लिए मुझे एक और क्यूब बनाना पड़ेगा। तो आओ उस क्यूब को हम यहां प्लॉट करते हैं। इस बार छोटा ही बनाते हैं क्यूब को। ठीक है, चलो अब आप सिर्फ उन एटम्स को देखो जो फेसेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। कहां पर? फेस सेंटर्स पर। देखो एक एटम इस फेस पर, दूसरा इस फेस पर, तीसरा इस फेस पर, चौथा इस फेस पर, पांचवा इस फेस पर और छठा ये सामने वाले फेस पर। फिर से देखो, अगर आप यहां कनेक्ट करना शुरू करो तो ये तो बनाएगा आपका स्क्वायर प्लेन।
बनाएगा। इनको कनेक्ट करो तो देखो फिर से क्या बन रहा है, एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है। बोलो बन रहा है ना। और इस ऑक्टाहेड्रन का सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सो दिस इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। कहां पर है, क्यूब के सेंटर के ऊपर ही क्या बन रही है, आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, दिस विल बी कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। बोलो सही बात है। अगर ये यूनिट सेल कंप्लीटली इनसाइड होगी तो बताओ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 इधर थी, 1 इधर है, टोटल कितनी हो जाएगी, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगी। तो देखो हमारा फॉर्मूला फिर से वैलिड हो चुका है। अगर किसी पैकिंग में n एटम्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, n ही होती हैं। क्योंकि हम FCC की बात कर रहे हैं और FCC में 4 एटम्स होते हैं तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होंगी, टोटल 4। लोकेशन ध्यान रखना, एक तो क्या होती है, हर एज के सेंटर पर प्रेजेंट होती है। अगर आप डिस्टेंस देखो, ध्यान देना, एज वाले की डिस्टेंस देखो तो ये आपका एज है। अगर बताओ एज की लेंथ तो कितनी होती है, a, तो बताओ एक ऑक्टाहेड्रल की लेंथ कितनी होगी, a/2 होगी। और ये तो क्यूब के सेंटर पर प्रेजेंट है, तो अगर आपको कॉर्नर से क्यूब के सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है तो वो कितनी होती है, √3a/2 होती है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर वाली वो कितनी होगी, √3a/2 होगी। तो लोकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार आप ये कॉपी कर लो। हम लोकेशन को समराइज करते हैं और फिर हम पहुंच चुके हैं एक और नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जो आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन या फिर उनके अंदर प्रेजेंट एटम्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं। आई बात समझ में? चलो कॉपी करो, फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बस लोकेशन की बात कर लें तो देखो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं एट ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है बताओ, एक एट द सेंटर ऑफ ईच एज, प्लस उसके अलावा कहां पे होती है, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है, नंबर निकालना आसान है। अगर वहां पर n एटम्स हैं तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी और n क्या होंगी, आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगी। तब आओ इनके ऊपर करते हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं पैकिंग के अंदर। यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन से ही बात करते हैं। ठीक, तो देखो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, a solid is formed and it has 3 types of atoms, x, y and z. x forms FCC lattice। तो ऐसे आपको कहानी सुनाएगा, क्या कह रहा है, x जो है वो तो FCC lattice बना रहा है। इसका मतलब x कहाँ कहाँ पर हुआ, एक तो x कॉर्नर्स पर हो जाएगा और साथ में कहाँ होगा, हर फेस के सेंटर पर भी होगा। भाई FCC लैटिस तभी तो बनेगा। तो x एटम तो क्या बना रहा है, आपका लैटिस बना रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है y एटम्स ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो y सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है एंड z एटम्स ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो z जो है वो क्या कर रहा है, जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है उनकी हाफ को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, यहां तो देखो इसने FCC बोल भी दिया है। अगर FCC नहीं भी बोलता तो मैं मान लेता कि अगर x एटम पैकिंग बना रहा है तो x का नंबर है n। अगर x का नंबर n है तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना आता, वेरी गुड 2n। और बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना आता, n आता ना। चलो तो अभी तो बात कर लेते हैं, x FCC बना रहा है, बताओ x का नंबर कितना हो जाएगा, 4। ये आपको ठीक से निकालना आता है। अगर x का नंबर 4 है तो बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता, वो हो जाता 8। और बताओ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। तो देखो x FCC लैटिस बना रहा है, x का नंबर हो गया 4, y सारी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, y का नंबर हो गया 8, z हाफ ऑफ द क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो वो कितनी है, 4।
देखो यहाँ से z का नंबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया x4 y8 z2। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 y4 एंड z। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पर बोलेगा कि एक एटम पैकिंग बना रहा है, जरूरी नहीं है एफसीसी नाम दे, वो ऐसा भी बोल सकता था कि भाई x एटम बना रहा है पैकिंग, तो मान लो x का नंबर है n, ठीक है। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैं बोल दूं y ऑक्यूपाई कर रहा है 1/4 ऑफ ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन सी वॉइड्स? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो बताओ पैकिंग के अंदर अगर n एटम्स हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 2n होगा ना। तो देखो यहां से y का नंबर कितना बन जाएगा, n/2। और ये मुझसे कहे कि ये ऑक्यूपाई कर रहा है 1/8 ऑफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर n एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, n। बताओ z का नंबर कितना बन जाएगा, n/8। अब आप कंपाउंड का फॉर्मूला लिखो, xn yn/2 zn/8। बोलो बनेगा n कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई करो, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, x8 y4 z। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा, सही ना। तो इस तरह से आपसे खेलता रहेगा, कभी बोलेगा 1/3 ऑक्यूपाई कर ली है, कभी बोलेगा 1/4 ऑक्यूपाई कर ली है। तो कितनी भी ऑक्यूपाई करे, आपको तो सिंपल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और उससे आप कंपाउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, एक टाइप। फिर मूव करते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। उन क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ी सी और शातिरगिरी दिखाएगा ये, मतलब आपको पैकिंग देगा और फिर उस पैकिंग में से एटम्स को गायब करवा देगा। कैसे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल x, y एंड z। ठीक, क्या क्या कह रहा है उसके आगे, कह रहा है कि x फॉर्म्स FCC पैकिंग, x फॉर्म्स FCC पैकिंग। ठीक है, तो ये x तो बना रहा है FCC पैकिंग, मतलब x का नंबर तो कितना हो गया, 4। फिर क्या कह रहा है, y ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ x। तो y जा रहा है सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर, एंड z ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो इसने ट्विस्ट ला दिया, कह रहा है इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। तो एक बॉडी डायगोनल के अलोंग सारे पार्टिकल्स इसने क्या कर दिए, रिमूव। तो अब आपको क्यूब की स्ट्रक्चर बनानी होगी। आओ यहां पर हम क्यूब बनाते हैं एक बार। ठीक है, लोकेशन देखो, x एटम बना रहा है एफसी सेंटर, तो मैं x को बना रहा हूं रेड से। तो कॉर्नर कॉर्नर फेस सेंटर फेस सेंटर कॉर्नर फेस सेंटर कॉर्नर कॉर्नर फेस सेंटर कॉर्नर कॉर्नर, ये फेस का सेंटर, पीछे वाले फेस का सेंटर, फ्रंट फेस सेंटर। ये सब तो हो गए x एटम्स। तो x एटम्स को मैं रेड सर्कल से दिखा रहा हूं, सही है। उसके अलावा मेरे पास 2 कलर्स और हैं, तो मैं 2 अलग कलर्स और यूज कर लेता हूं। फिर देखो कह रहा है y इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो y को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर होती है, हर एज के सेंटर पर होगी, और एक कहां पर होगी, बॉडी सेंटर पर होगी। समझ रहे हो? चलो z टेट्राहेड्रल वॉइड, तो z कहां पर होगा। अगर मैं बॉडी डायगोनल बनाऊं, तो मैं देखो ये वाला बॉडी डायगोनल बना रहा हूं, तो टेढ़ा हो गया पर समझ लेना आप। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। तो ये आपके कौन से एटम हो गए, z एटम हो गए। ये ब्लू वाला आपका कौन सा एटम हो गया, y एटम हो गया। और ये रेड वाला आपका कौन सा एटम हो चुका है, x एटम हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। इस बॉडी डायगोनल के अलोंग अगर आप सबको रिमूव कर दो, तो देखो कौन कौन गायब हुआ, 2 x गायब हो गए, 1 y गायब हो गया और 2 z गायब हो गए। तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देते हैं, भाई देखो पहले FCC था 4, y ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है 4, z टेट्राहेड्रल वॉइड में है 8। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया x4 y4 z8। अब वो क्या कहते हैं कि 2 तो x हटा दिए, तो x में से 2 गया तो x2 है ना, 1 y गया तो y3 और 2 z गए तो z6। इस तरह से कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट आप ऐसे मत कर देना। ध्यान दो,
दो एटम्स गए कॉर्नर पे से, कहां से गए? कॉर्नर्स पे। तो देखो इनको हटा दो। अब बताओ, अब x एटम्स का नंबर काउंट करो। तो अगर मैं नंबर ऑफ x एटम्स निकालूं इस कंडीशन के अंदर, तो बताओ नंबर ऑफ x एटम्स कितने आएंगे? कितने आएंगे? तो देखो अब 1 2 3 मतलब टोटल 8 कॉर्नर्स थे, दो कॉर्नर पे से x गायब हो गया, तो 1/8 इंटू 6 कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर वाले एज इट इज हैं, तो हाफ इंटू 6। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/8 प्लस 6/2 4, 24 प्लस 30/8। तो 30/8 कितना हो गया? ये हो गया 15/4। ये तो हो गया x का नंबर। किसका नंबर हो गया? x एटम्स का नंबर। सही है। इस तरह काउंट करो नंबर ऑफ y एटम्स। तो देखो नंबर ऑफ y एटम्स आप कैसे निकालोगे? y कहां पर है? बॉडी सेंटर पर है। तो बॉडी सेंटर वाला तो पूरा ही इनसाइड द यूनिट सेल होता है, तो पूरा का पूरा एक y एटम गया। उसके अलावा बाकी y एटम्स कहां पर प्रेजेंट है? हर एज के सेंटर पर। तो 1/4 इंटू 12 एजेस, y का नंबर कितना हो गया? 3। सही है। चलो इसको रहने दो। फिर निकालो नंबर ऑफ z एटम्स। नंबर ऑफ z एटम्स, तो z एटम्स कहां थे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो ये भी इनसाइड द यूनिट सेल है, तो एक बॉडी डायगोनल की दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स गायब हो गई। तो देखो एक क्यूब में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, 8 में से 2 चली गई, तो बाकी कितनी बचेंगी? 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी 6 z एटम्स बचेंगे। तो अब निकालो आप इस कंपाउंड का फॉर्मूला, क्या बनेगा? x 15/4 y 3 एंड z 6। तो देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 4 बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया x5 y4 z8। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कर सकते हो? समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना जो एटम्स मिसिंग हैं उनको पूरा पूरा गायब मत करना, ये देखना उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आप तो स्ट्रक्चर बनाओ, गायब कर दो। x कॉर्नर वाला था तो बाकी जितने कॉर्नर्स पर बचे और फेस सेंटर में बचे उनको काउंट कर लो। बॉडी सेंटर वाला पूरा पूरा काउंट होगा तो एक गायब कर दो। ये दोनों भी पूरे पूरे इनसाइड द यूनिट सेल हैं, इनको भी आप पूरा पूरा गायब करोगे। तो अगर आप फेस सेंटर वाले को, एज सेंटर वाले को या कॉर्नर वाले को गायब कर रहे हो तो आपको उनका कंट्रीब्यूशन गायब करना होगा। और अगर आप इनसाइड द यूनिट सेल वालों को हटा रहे हो तो पूरा का पूरा एक एटम आपका क्या होगा? गायब होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है जो आपसे पूछी जा सकती है। कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर देखो आपके लिए अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बना के दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, बोल रहा है क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी। ए आपके एफसीसी पैकिंग बना रहे हैं, तो देखो सारे ए कॉर्नर और सेंटर में प्रेजेंट है, एंड बी ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग द प्लेन एज शोन इन फिगर आर रिमूव्ड। तो इस प्लेन के अलोंग सारे पार्टिकल्स आप हटा रहे हो। तो ध्यान से देखना कौन कौन गायब हो रहा है। एक तो कॉर्नर वाले 4 ए जा रहे हैं और एक फेस सेंटर वाले 4 ए, सॉरी 2 ए फेस सेंटर से जा रहे हैं ना। उसके अलावा हर एज के सेंटर पे से देखो ये 3 एज सेंटर वाले ये गए, और ध्यान दो ये एक बॉडी सेंटर वाला भी गया ना। और कौन गया? आपके इस एज के सेंटर वाला गया और एक ये एज सेंटर वाला गया। ठीक है, चलो मैंने कुछ ज्यादा गायब कर दिया। आई थिंक ये पीछे वाले एज का सेंटर वाला नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, है ना। बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग क्यूब कट कर रहे हो आप, तो सिर्फ जो जा रहे हैं मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एटम गायब हो रहा है, ये एटम गायब हो रहा है और एक ये एटम गायब हो रहा है। ठीक है, बाकी कॉर्नर्स पे से 4 कॉर्नर्स पे जा रहे हैं और ये 2 फेस सेंटर वाले जा रहे हैं, क्योंकि आप बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग कट कर रहे हो। तो ये जो एटम है तो पीछे के एज सेंटर वाला है, ये सामने के एज सेंटर वाला है, ये गायब नहीं होगा। समझ रहे हो ना? कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, देखो जो आप बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जाओगे ऐसे,
देखो ये आपके बॉडी डायगोनल के अराउंड कट होगा, तो ना तो इस एज का वाला जाएगा ना पीछे के एज वाला जाएगा, है ना, सिर्फ ये कॉर्नर जाएंगे चारों, इस फेस के सेंटर वाला, पीछे वाले फेस के सेंटर वाला, और एक बॉडी सेंटर पर जो है एक इस एज पर है और एक इस एज पर है। ठीक है, तो वो डायग्राम में आपको साफ साफ दिख ही रहा है, 3D डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, जिनको हटाना है हटा दो, अब जो बचे उनको काउंट कर लो। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ ए एटम्स। तो काउंट करो, देखो कॉर्नर वाले ये गिन लो, तो 4 कॉर्नर गए, टोटल 8 कॉर्नर्स थे, तो कितने बचे, 4 कॉर्नर्स और बचे, तो 1/8 इंटू 4 कॉर्नर एटम्स, प्लस उसके अलावा 2 फेस सेंटर वाले गए, तो 4 फेस सेंटर बचे, तो 1/2 इंटू 4 फेस सेंटर वाले हो गए आपके पास, हो गए। तो नंबर निकालो, देखो कितना आएगा, ये बचेगा 1/2 प्लस ये बनेगा 2, 2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 5/2। तो नंबर ऑफ ए एटम्स हो गए 5/2, सही है। अब आप निकालो नंबर ऑफ बी एटम्स, नंबर ऑफ बी एटम्स। तो देखो बी एटम्स कहाँ कहाँ से गए, देखो बॉडी सेंटर वाला तो पूरा पूरा गया, उसको तो हटा दो। टोटल कितने एजेस थे आपके पास, 12 एजेस में से 2 एजेस पर से एटम्स चले गए, बताओ कितने एजेस बचे, 10, और हर एज वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4, दैट इज 5/2। तो बस हो गया फॉर्मूला, ए का नंबर 5/2 बचा, बी का नंबर 5/2 बचा, बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी। कर सकते हो। तो ये रिमूवल वाले क्वेश्चंस थोड़े ध्यान से करना, इन जनरल ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत आसान होते हैं। जिसको हटाया है उसको उड़ा के जो बाकी बच गए उनके नंबर आप काउंट कर लो, आपको डायरेक्ट उस कंपाउंड का फॉर्मूला मिल जाएगा। बस कभी भी पूरे एटम गायब मत कर देना, जितने एटम हैं उनके कंट्रीब्यूशन से काउंट करना। तो ये थी आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे ऑन द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, अभी हम जब आयनिक क्रिस्टल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनकी लोकेशन आपकी बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, इसलिए लोकेशन को ध्यान रखें। हर सेंटर के, हर एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है और बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। हर बॉडी डायगोनल के दोनों कॉर्नर्स पर, मतलब मिड पॉइंट्स पर, है ना, मतलब ऐसे बोल दो, हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है जो कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पर होती है। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन का आप आंसर कॉपी करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम एक और नया टर्म सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रेडियस रेशियो। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं एक और बहुत ही नया और इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रेडियस रेशियो। देखो क्या होता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, क्यों हम इसे डिफाइन करते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। क्या होता है इन जनरल, अभी हम आगे चलकर आयनिक क्रिस्टल्स बनाएंगे, तो इन जनरल क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि कैटायन साइज में छोटा होता है और एनायन साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली ध्यान रखना, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट मोर जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि जो आपका एनायन है, एनायन तो बनाता है पैकिंग, क्या बनाता है, पैकिंग, और जो आपका कैटायन होता है वो ऑक्यूपाई करता है वॉइड्स को। तो जो भी उस पैकिंग में वॉइड्स बनेंगी, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, बहुत तरह की वॉइड्स होती हैं, अभी आपने 2 तो देख ही लिए, औरों की भी हम बात करते हैं, तो वो ऑक्यूपाई करता है वॉइड्स को। तो एक कैटायन कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ये डिपेंड करता है कैटायन और एनायन की रिलेटिव साइज के ऊपर। जैसे जैसे कैटायन एनायन की साइज में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वॉइड का टाइप बदलता जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कुछ यहाँ चीज़ें याद रखनी होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अरेंजमेंट क्या है, सपोज आपके पास ये एक कैटायन है, ठीक है, इस कैटायन को ऐसे 3 एनायंस ने सराउंड किया हुआ है, तो ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, सही है। चलो इसी का मैं दूसरा एलिमेंट बना रहा हूं, ये आपका कैटायन है, तो कुछ ऐसे बनाता हूं, ये 3 एनायंस हैं, ये 1 एनायन, सेकेंड एनायन, दिस इज 3rd एनायन,
और जो कैटायन है वो इन तीनों को टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, ठीक है। तीसरा अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये एक एनायन है, ये दूसरा एनायन है और ये तीसरा एनायन है। और जो कैटायन है, कैटायन, वो कैटायन साइज में इतना छोटा है, इतना छोटा कि वो इन तीनों में से किसी भी एनायन को टच नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? टच नहीं कर रहा। तो देखो ये तीन एनायंस हैं, यहाँ पर भी सेम वही तीन एनायंस हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आप देख सको। तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि बताओ ये अरेंजमेंट ए, ये है अरेंजमेंट बी और ये है अरेंजमेंट सी, बताओ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट कौन सा होगा? बताओ आप कैसे जवाब दोगे? ध्यान देना, मैं सिखाता हूँ। देखो ये कैटायन यहाँ पर इन तीनों एनायंस को टच कर रहा है, तो अगर कैटायन एनायन को टच कर रहा है तो बताओ इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। ये एनायन एनायन आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम रिपल्शन होगा। तो देखो इस अरेंजमेंट में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स क्या है? कम। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये एक स्टेबल अरेंजमेंट होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा? स्टेबल अरेंजमेंट होगा। बोले बात समझ में आती है? फिर हम चलते हैं सेकंड अरेंजमेंट पे। यहां देखो, यहां पर एनायन एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन साथ में कैटायन क्या कर रहा है? सारे एनायंस को भी टच कर रहा है। देखो तो यहां पर साथ में क्या होगा? अट्रैक्शन भी होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो ये भी आपका रिलेटिवली एक स्टेबल अरेंजमेंट होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा? स्टेबल अरेंजमेंट होगा। तीसरा जो केस है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखो तीसरे केस में एनायन एनायन टच कर रहे हैं, रिपल्शन तो होगा ही होगा, लेकिन कैटायन एक भी एनायन को टच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो अगर यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है और सिर्फ रिपल्शंस हैं, तो बताओ ये अरेंजमेंट कैसा होगा? आपका अनस्टेबल अरेंजमेंट होगा। एंड दिस अरेंजमेंट विल कोलैप्स। मतलब ये एक साथ रह ही नहीं पाएंगे, ये तीनों एनायंस भाग जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कैटायन है उसका साइज इतना छोटा है कि वो इनमें से एक भी एनायन को टच नहीं कर पा रहा है। मतलब कैटायन कभी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं, क्योंकि तीन एनायन आपस में इस तरह से टच करके नहीं रह पाएंगे। तो देखो ये तीन पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं। ये है पैकिंग, ये जो खाली जगह है जिसको कैटायन ऑक्यूपाई कर रहा है वो है वॉइड। तो एक कैटायन कौन सी वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, ये डिपेंड करता है कैटायन और एनायन की साइज के ऊपर। अगर कैटायन का साइज एनायन के साइज से बहुत ज्यादा छोटा है तो कैटायन उस वॉइड को कभी ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कर भी लिया तो रिपल्शन इतना ज्यादा है कि वॉइड अपने आप ही क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। जबकि यहाँ जहां पर कैटायन तीनों एनायंस को टच कर रहा है, ये एक स्टेबल अरेंजमेंट होगा। यहाँ जहां पे कैटायन तीनों को टच कर रहा है वो भी क्या होगा? आपका एक स्टेबल अरेंजमेंट होगा। तो कौन सा कैटायन किस तरह की वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ये चीज किस पर डिपेंड करती है? कैटायन और एनायन की रिलेटिव साइज पर। और उसी रिलेटिव साइज की रेशियो को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखें कि द टाइप ऑफ वॉइड which a cation will occupy depends on the relative size of cation and anion, and the size ratio, and this size ratio is called limiting radius ratio। तो देखो हम लिमिटिंग कंडीशन मान के चल रहे हैं। लिमिटिंग कंडीशन मतलब हम बी पोजीशन को लेकर चल रहे हैं। बी कंडीशन को मतलब जब कैटायन जस्ट टचेस या कैटायन ऑक्यूपाइज द वॉइड
occupies the void without distortion। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझाता हूं। देखो मैं आपको, हम लिमिटिंग की जब बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, कैटायन वॉइड को इस तरह से ऑक्यूपाई कर रहा है कि वो वॉइड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है। देखो वॉइड यहां डिस्टॉर्ट हो गई है, यहां डिस्टॉर्ट नहीं है, तीनों टच कर रहे हैं, वॉइड बनी, उसके अंदर कैटायन आके फिक्स हो गया। सो दिस इज लिमिटिंग कंडीशन। जब कैटायन वॉइड को बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, वॉइड की साइज पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में कैटायन और एनायन की साइज का जो रेशियो होगा R प्लस अपॉन R माइनस, या फिर आप इसे RC बाय RA लिख सकते हो। तो इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक कैटायन कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, कैटायन और एनायन की लिमिटिंग साइज के ऊपर, उनकी साइज के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं। अब अलग अलग तरह की वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो जो आएगा वो अलग अलग आएगा, और उसे कैसे कैलकुलेट करना है वो अब हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? कॉपी करो फिर देखो, अभी और बहुत ढंग से क्लियर होने वाली चीज़ें आपको, बट आप ध्यान दो, अभी हम अलग अलग वॉइड्स के लिए इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स के बारे में। कौन से वॉइड्स के बारे में? ट्रायंगुलर वॉइड्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स के बारे में। कौन सी वॉइड्स के बारे में? ट्रायंगुलर वॉइड्स के बारे में। देखो इसे नाम से पता लग रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड में क्या बनेगा, ट्रायंगल टाइप का स्पेस बनेगा। तो ट्रायंगल कब बनेगा आपके पास, जब आपके पास 3 एटम्स होंगे। तो ये 3 एटम्स हैं, ध्यान से देखना कैसे हम डिराइव कर रहे हैं। और इन 3 एटम्स के बीच वाले स्पेस में जो वॉइड बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। जैसा कि आपको दिख रहा है, जब इस वॉइड के अंदर कोई एटम आएगा, बेसिकली कौन आएगा, कैटायन आएगा। तो देखो ये 3 एनायंस को टच कर रहा होगा, तो एक ट्रायंगुलर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा कितना होता है, 3 होता है। ठीक, जब एक कैटायन ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। अब आप देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कैटायन की मिनिमम रेडियस निकालेंगे। मिनिमम का मतलब क्या, कि भाई जब इन तीनों के बीच के स्पेस में ये आ गया है, मतलब टच कर रहा है, वॉइड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है। वॉइड डिस्टॉर्ट कब होगी, जब कैटायन का साइज बड़ा होगा, तीनों इसको इस तरह से, तो इस तरह देखो इसने वॉइड को डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो हम वो रेडियस निकाल रहे हैं कैटायन की, हम वो रेडियस रेशियो निकाल रहे हैं जब कैटायन जस्ट इसके अंदर फिट हो रहा है, वॉइड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है। तो हम मिनिमम कंडीशन में बात कर रहे हैं, मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन, कि वो इस वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले। अगर कैटायन इससे छोटा हो गया तो फिर ये वाला केस बन जाएगा, जब आपकी वॉइड कैसी होगी, अनस्टेबल होगी। याद है ना, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इस चीज़ को। चलो तो उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। देखना क्या करेंगे हम, बहुत आसान है भाई। देखो ये है आपका एनायन, ठीक, तो आप इन तीनों के सेंटर को मिलाओ। तो इनके सेंटर को मिलाओगे तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन होगी, ये भी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन होगी, ये भी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन होगी। अब मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ, देखो कौन से पार्ट में, इस वाले पार्ट में। आप क्या करो, इसके सेंटर को इस कैटायन के सेंटर से मिलाओ। तो देखो ये डिस्टेंस RA और ये डिस्टेंस हो जाएगी RC होगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे, ठीक। इसको बोलो O, इसको बोलो A, और इस पॉइंट को बोलो B। तो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, दैट ट्राइंगल इज AOB। क्योंकि हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। बताओ ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये 30 डिग्री। और देखो ये रेडियस कितनी है, RC प्लस RA के इक्वल, ये वाली लेंथ, ये रेडियस ऑफ एनायन और ये रेडियस ऑफ कैटायन। और देखो ये लेंथ कितनी है, ये है RA के इक्वल। देखो सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस है ना। तो अब क्या हो गया आपके पास, AO डिस्टेंस हो गई RC प्लस RA के इक्वल, AB डिस्टेंस हो गई RA के इक्वल। अगर ये 30 एंगल है तो देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आप इस पर cos 30 का फॉर्मूला लगाओ।
द cos 30, cos थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए होगा। बताओ cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, होगा। इसको अरेंज करो, उल्टा कर लो, तो देखो आप आर सी प्लस आर ए अपॉन आर ए की वैल्यू कितनी लग सकते हो, 2/√3 होता है 1.732 होगा। इससे डिवाइड करो तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, आर सी अपॉन आर ए प्लस 1 इज इक्वल टू बन गया 2/1.732 बनेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो आपको आर सी बाय आर ए की वैल्यू मिलेगी 2/1.732 माइनस 1, दैट इज आर सी बाय आर ए हो गया कितना, 2 - 1.732, तो 2 - 1.732 कितना आ जाएगा, 863, 0.368 अपॉन 1.732। और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.155, कितनी आएगी, 0.155। यानी एक ट्रायंगुलर वॉइड में फिट होने के लिए कैटायन एनायन की साइज का रेशियो कितना होना चाहिए, 0.155 होना चाहिए। अगर कैटायन की साइज इससे कम हुई तो फिर वो ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। आई बात समझ में, तो बहुत सिंपल है, ट्रायंगुलर वॉइड बनाओ, एंगल्स देखो, आप आर सी बाय आर ए कैलकुलेट कर सकते हो। तो ही कैलकुलेशन, हमें ये वैल्यू याद रखनी होगी। अभी तो मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, फिर लास्ट में हम एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल आपको एज इट इज याद रखनी होगी। कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। फिर देखो जो सेकंड अपनी वॉइड है वो कौन सी वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड में आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसा हम लोगों ने सीखा था। बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनती है, जब आपके पास जो 3 एटम्स होंगे, ये नीचे वाले 3 एटम्स है ना, एक लेयर के 3 एटम्स के बीच वाले गैप को कौन सा एटम ऑक्यूपाई करेगा, 4th एटम इस तरह से ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा बना दे, 4 मतलब सॉरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, हाँ 4th एटम जब इसके ऊपर आएगा ऐसे। ठीक है, इन चारों से मिलकर वॉइड बनेगी। और अब जो कैटायन आएगा वो इन सबके बीच में आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो जो कैटायन होगा वो इस वॉइड के सेंटर पे लाई कर रहा होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ठीक है, पीछे वाला एटम, ये तीनों मिलकर तो बनाएंगे आपका ट्रायंगुलर बेस, और इनको आप कनेक्ट करोगे तो ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस टेट्राहेड्रन के सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट बना O, ये बना A और ये बना B। तो मैं यहां से उठा रहा हूं इस ट्राइंगल को, जिस ट्राइंगल का नाम क्या है, OAB। सही है, अगर आप ध्यान से देखो ये AO डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ एनायन प्लस ये क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कैटायन। तो ये वैल्यू RC प्लस RA के इक्वल है। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, O से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। तो ये जो परपेंडिकुलर है, बताओ ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ एनायन के इक्वल होगी। सही है, टेट्राहेड्रल का ये जो इंटरनल एंगल था ये था 109 डिग्री 28 मिनट। तो बताओ ये जो अंदर वाला एंगल बना ये कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट बाय 2। बोलो बनेगा, बस यहां पे लगा दो साइन रूल। बताओ साइन, ये एंगल लगाऊं, ये थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बताओ साइन 109 डिग्री 28 मिनट बाय 2 किसके इक्वल होगा, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज RA अपॉन बेस इज RC प्लस RA। और कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से जब आप RC बाय RA की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 0.225। कितनी आएगी, 0.225। यानी जब कैटायन और एनायन की साइज का रेशियो 0.225 होगा तब आपका कैटायन कौन सी वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। अब ध्यान दो, ट्रायंगुलर वॉइड का रेशियो था 0.155 और टेट्राहेड्रल का है 0.225। देखो साइज बढ़ गया ना, यानी कैटायन का साइज अगर बढ़ा तो फिर वो ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, फिर वो थोड़ी बड़ी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, कौन सी को, टेट्राहेड्रल वॉइड को। बोलो बात समझ में आ रही है। फर्दर क्या मुझे बता सकते हो, ये जो कैटायन यहाँ पर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा,
हाँ वेरी गुड, कितना होगा 4। क्यों? क्योंकि ये कैटायन 1 2 3 4 4 एटम्स को टच कर रहा होगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं अपनी अगली टाइप की वॉइड पर, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम क्या करते हैं? रेडियस रेशियो डिराइव करते हैं। तो आप मैंने आपको सिखाया ऑक्टाहेड्रन कब बनता है, जब जैसे आपके पास ये 4 एटम्स होंगे, ठीक है। पहले एक बार 3D बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। इन चारों में एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो इनको जब आप मैच करोगे ऐसे सेंटर्स को, तो देखो आपके पास एक ऑक्टाहेड्रन बनता है। इसलिए इस वॉइड को हम कौन सी वॉइड बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो आप इसको अगर ऊपर से देखो तो होगा क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर ऐसे 4 एटम्स होंगे, और उनके बीच में कैटायन इस तरह से बैठा हुआ होगा जो इन सबको टच कर रहा होगा। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था ये वाला, देखो ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, ऐसे 4 एटम्स हैं। ये ऊपर वाला एटम और ये नीचे वाला एटम, इन सबको एक साथ पैक करूंगा तो देखो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सेंटर आएगा। तो मैं यहां से देखूं अगर, तो कुछ ऐसा होगा कि जो कैटायन यहां पर बैठा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये इन चारों एटम्स को टच कर रहा होगा और बीच में कैटायन रखा हुआ होगा। अब आप क्या करो, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इनसे एक ट्राइंगल बनाओ। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इसको आप कनेक्ट करोगे, सही है। तब बताओ ये रेडियस कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ आर ए। ये रेडियस कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ आर ए। तो ट्राइंगल ए ओ बी को अगर मैं देखूं तो देखो ए बी की वैल्यू 2ra² प्लस 2ra² का रूट है ना, 4 + 4 8, ये वैल्यू आ जाएगी 2√2 इंटू आर ए। कितना आ जाएगा? ए बी डिस्टेंस जो आएगी है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो 2ra² यानी 4ra² प्लस 4ra², तो ये बन जाएगा 8ra² और उसका रूट लोगे तो क्या बनेगा? 2√2 है। अगर आप ध्यान से देखो ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये आर ए, ये आर ए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ आर सी। तो ट्वाइस ऑफ आर सी प्लस आर ए, बताओ किसके इक्वल है? 2√2 आर ए। देखो 2 से गया 2, डिवाइड करो तो 1 प्लस आर सी अपॉन आर ए, √2 होता है 4.414। तो देखो यहां से आपको आर सी बाय आर ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.414 मिल गई। यानी जब कैटायन थोड़ा और बड़ा हो गया और कैटायन एनायन की साइज का रेशियो अगर 0.414 आ रहा है तो आपका कैटायन कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा? हाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। बात नंबर 2, अगर एक कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। बोलो कर सकते हो? चलो, तो ये हुई आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू है ना। वैल्यूज तो मैं आपको भी याद करवा ही दूंगा, चिंता मत करो, अभी तो आप देखते हो। चलो लास्ट फिर हमारे पास एक और टाइप की वॉइड बनती है, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, क्यूबिकल वॉइड में क्या होगा? नाम से पता लग रहा है, यहां पर आपके पास एक क्यूब बनेगा। चलो एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब बना। अब क्यूबिकल वॉइड में क्या होगा? ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, ऐसे 8 एटम्स होंगे। और जो आपका क्यूब होगा, इस क्यूब के सेंटर पर क्या बनेगी? आपकी क्यूबिकल वॉइड बनेगी। यानी कुछ इस तरह से होगी। अगर आप इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखो, और यहां बीच में आपका कैटायन बैठा हुआ होगा। अगर आप ध्यान से देखो, बॉडी डायगोनल के अलोंग क्या हो रहा होगा? आपका कैटायन लाई कर रहा होगा, और बॉडी डायगोनल के अलोंग एनायन, कैटायन, एनायन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। तो उस केस में अगर हम कनेक्शन देखें तो देखो हमारे पास एक चीज बन रही है सिंपल सी, कि ये आपका बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल की लेंथ तो आप जानते ही हो कितनी होती है?
√3a होती है ना। तो यहाँ पर a क्या होगा, देखो ये एटम आपस में टच कर रहा है, इस क्यूब की जो एज लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन के बराबर होगी। तो √3 × 2ra, ये तो क्या होगी बॉडी डायगोनल की लेंथ। अब इस बॉडी डायगोनल के अलोंग क्या है, एक तो है एनायन, बीच में क्या है आपका कैटायन, और फिर इधर कौन है एनायन, है ना। तो आप देखो ये डिस्टेंस कितनी RA, ये डिस्टेंस कितनी ट्वाइस ऑफ RC, और ये डिस्टेंस कितनी RA। कंपेयर करूं तो ट्वाइस ऑफ RC प्लस RA की वैल्यू 2 × √3RA आनी चाहिए। 2 से गया 2, फिर से देखो RA को डिवाइड कर दो तो 1 + RC अपॉन RA, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ से क्यूबिकल वॉइड के लिए RC/RA की वैल्यू कितनी आ गई 0.732। तो जब RC/RA की वैल्यू 0.732 होगी तो कैटायन कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, क्यूबिकल वॉइड। और देखो क्यूबिकल वॉइड में 8 एटम्स को टच कर रहा होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। तो ये तो इस तरह से ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड्स आपके पास फॉर्म होती है। अगर कैटायन आयन की साइज का रेशियो 0.155 है तो ट्रायंगुलर वॉइड, 0.225 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड, 0.414 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और अगर वो 0.732 है तो वो कैटायन कहाँ पर जाएगा, क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। तो वैल्यूज तो आपको एक टेबल की फॉर्म में याद रखनी है, टेबल से आपको सब कुछ याद रखना है, बस तो समझना है कि हमने किस कंडीशन में इनको डिराइव किया है। कॉपी करो, फिर बात करते हैं जो चीज आपको याद रखनी है उसकी। तो देखो एक सिंपल सी टेबल आपको बना के यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो मतलब कैटायन अपॉन एनायन की साइज, है ना, कैटायन एनायन की साइज का रेशियो। यहाँ पर आप बात करोगे वॉइड की, टाइप ऑफ वॉइड, और यहां बात करोगे उस वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। ये जो भी एटम उस वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि इक्वालिटी कहां पर आती है, क्या चीज, इक्वालिटी। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.155 से कम है, मतलब 0 से लेकर 0.155 के बीच में है, तो ऐसे 0 तो कभी होगा ही नहीं, फिर भी 0.155 से छोटा है, अभी हमने प्रूव किया था ट्रायंगुलर वॉइड के लिए RC/RA कितना आना चाहिए 0.155। तो उस केस में आपका जो कैटायन होगा वो लीनियर वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2। अगर आप अरेंजमेंट देखना चाहो तो कुछ ऐसा होगा, 2 एनायंस के बीच में आपका कैटायन आ चुका होगा इस तरह से। दिस टाइप ऑफ वॉइड इज कॉल्ड लीनियर वॉइड, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2। समझ रहे हो, मतलब कंपाउंड की लीनियर स्ट्रक्चर होगी। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, जब आप BeCl2 को देखो तो बेरिलियम 2 क्लोरीन के बीच में फिट होता है, समझ रहे हो। चलो सेकंड, अब देखना इक्वालिटी। इक्वालिटी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी कहां पे आ रही है। अगर RC/RA की वैल्यू 0.155 के इक्वल या उससे ज्यादा है और 0.225 से कम है, जो आपकी वॉइड बनेगी वो कौन सी वॉइड होगी, ट्रायंगुलर वॉइड। मतलब कैटायन ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3। समझ में आ रहा है। अगर सेम चीज बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हमने मिनिमम वैल्यू कितनी निकाली थी 0.225। तो अगर 0.225 के इक्वल या उससे बड़ा है और 0.414 से छोटा है, बताओ कौन सी वॉइड आएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी। कौन सी वॉइड आएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। सही है, आगे चलो। फिर इक्वालिटी, RC/RA की मिनिमम वैल्यू अगर 0.414 है और 0.732 से कम है तो कौन सी वॉइड बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली अगर आपके पास RC/RA की वैल्यू 0.732 के इक्वल है और 1 से छोटी है, 0.732 से 1 के बीच में है, तो जो वॉइड बनेगी वो कौन सी वॉइड बनेगी, क्यूबिकल वॉइड बनेगी।
क्यूबिकल वॉइड, या अगर आप ध्यान से देखो तो क्यूबिकल वॉइड को हम बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। एंड फाइनली अगर आपके पास RC बाई RA की वैल्यू हो गई 1, जैसे RC बाई RA 1 होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो आइडल FCC बनेगा। कैसा बनेगा? आइडल FCC। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उस केस में 12। सही है। तो क्वेश्चंस में आपको मिनिमम के हिसाब से करना होगा। किसके हिसाब से करना होगा? मिनिमम के हिसाब से। ट्राइंगुलर वॉइड के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0.155, जो वैल्यूज हमने डराइव की हैं। टेट्राहेड्रल के लिए कितनी है? 0.225, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414, क्यूबिकल के लिए 0.732 और आइडल FCC के लिए कितना होगा? 1। तो टेबल आपको एज इट इज़ याद रखनी है। इक्वालिटी का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और फिर इसके ऊपर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने यहाँ पे बात की है वॉइड्स के बारे में, वॉइड्स की लोकेशन की बात की है ना, उनके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे फॉर्मूले वाले, और उसके बाद हमने देखा कि रेडियस रेशियो क्या होता है, व्हाट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमको ये टेबल याद रखनी होगी। तो आप इसको कॉपी करें, अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हम रेडियस रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मूव करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।